नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 4 साल पहले जब मैं SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करते हुए, आरक्षण की बात करते हुए लोगों से बात करता था तो लोग कहते थे कि ये राजनीति कब तक चलेगी। मैं उनको कहता था कि ये राजनीति तो अभी शुरू हुई है। पहले हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पुरखे थे, वो इक्का दुक्का समझदार थे। अम्बेडकर, फूले, पेरियार, साहू जी महाराज, कांसीराम। जनता उतना सामाजिक रूप से सचेत नहीं थी और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास कम्युनिकेशन नहीं था। हम अपने एक दुख दर्द को, अपने आंदोलन को, अपनी लड़ाई को एक दूसरे से बांट नहीं पाते थे। लेकिन एक दौर आया जब टीवी और अखबार से निर्भरता घटी और सोशल मीडिया आया, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, और बहुजन समाज के लोग एकजुट होने लगे और अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी वो सामने खड़ा हुए। सबसे पहला मामला रोहित वेमुला का आता है, पूरा देश खड़ा हुआ। उसके बाद 2 अप्रैल हुआ। सोशल मीडिया पर न कोई नेता था, न कोई अभिनेता था, न किसी पार्टी की कॉल थी। लोगों ने अपने अधिकार के प्रति ताकत दिखाई और वो 2 अप्रैल की घटना जो है वो एक ऐतिहासिक घटना बनी, विरोध का, डेमोक्रेटिक प्रदर्शन का। 12 से ज्यादा बहुजन समाज के बेटे मारे गए पुलिस की गोली से। आज भी उनको न्याय नहीं मिला। लेकिन उसके बाद एक दौर चला, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर हो, अब OBC नीट में 27% मेडिकल में आरक्षण मिला। ये कोई बड़ी घटना है। ये सोचिए, 5000 OBC के डॉक्टर आएंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हुआ है और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। पहले किसी SC ST OBC माइनॉरिटी को जेल में डाल देना, मार देना आसान काम था, लेकिन अब सरकार को और जातिवादी मनुवादी को जवाब देना पड़ता है। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं, विद्रोही हैं, जिन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया था कि अगर हमें 27% आरक्षण OBC नीट में नहीं मिला तो मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दूंगा। इनको जेल में डाल दिया गया। मेरे साथ डॉक्टर सोनू भारद्वाज हैं, जिनको मैंने कई बार समझाया कि आप डॉक्टर हैं, इस सब चक्कर में पड़िएगा तो जेल चले जाइएगा, नौकरी चली जाएगी। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, समाज में पैदा हुए तो बात करनी पड़ेगी। पिछले 5 साल से, 4 साल से वो लगातार इस पर लिख रहे थे और वो समय आ गया जब पूरा देश एकजुट हुआ। और मैं फिर कह रहा हूं, किसी इंडिविजुअल को नहीं, लेकिन उन तमाम लोगों को, चाहे वो रतन लाल हो, चाहे दिलीप मंडल हो, उसके बाद पॉलिटिकल चुप्पी टूटी। और सबसे ज्यादा स्टालिन को आप क्रेडिट दीजिएगा, जिन्होंने हाई कोर्ट से लेकर और सरकार से मामला लड़ा। लेकिन क्या ये जनता की आवाज थी? हिंदी पट्टी की आवाज सबसे ज्यादा सरकार के कानों में गूंजती है, क्योंकि दिल्ली हिंदी पट्टी में है। और नतीजा हुआ कि सरकार को 27% आरक्षण देना पड़ा। प्रोफेसर रतन लाल जी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया, वो भी जुड़ेंगे, लेकिन सवाल विद्रोही से। विद्रोही जी, पहले अपने बारे में बताइए। मैं पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ, कई बार आपको ट्विटर पर, फेसबुक पर पढ़ता था, मंडल आर्मी। अपने बारे में बताइए। और जेल आपको भेज दिया गया था, उम्मीद थी कि इस तरह का समर्थन मिलेगा और इतनी जल्दी बिना धरना दिए हुए आपको आरक्षण मिल जाएगा? जय भीम शंभू भाई, जय मंडल। और सर्वप्रथम मैं अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनकी वजह से आज हम और आप इस तरह अपने अधिकारों, आज हमें अधिकार मिले हुए हैं। और जो मामला था 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉल वाला, वो नीट का जो मामला चल रहा था, जिसको लेकर के दक्षिण में स्टालिन साहब जो है लगातार और जो भी प्रक्रिया थी, कानूनी प्रक्रिया से लेकर तक अपने पार्टी, लेकिन उत्तर भारत में जो है वाली जो पक्षी, यहाँ पर किसी तरह की कोई जो आवाज जो है नहीं उठ रही थी। तो हमारे जो प्रिय साथी हैं, मित्र भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, एडवोकेट नितिन मेश्राम जी, तो उन्होंने ट्वीट किया कि इस मामले को लेकर के मंडल आर्मी चीफ को सुप्रीम कोर्ट का घेराव करना ठीक समय नहीं था। क्योंकि हमने जो है 19 जुलाई का जो कॉल दिया, और मुझे नहीं लग रहा था कि लोग इतना समर्थन देंगे या भारी संख्या में ये मामला गरमा जाएगा। और मैं सोचा था कि मैं अकेला ही निकलूंगा, इस तरह का मैंने कॉल दिया। उसके बाद जो है लगातार
जो ओबीसी के, एससी के, एसटी के, हमारे बहुजन समाज के जो संगठन थे, जो साथी थे, वो साथ आए, समर्थन दिया। और उसके बाद मैंने दिल्ली पुलिस को एक लेटर लिखा परमिशन के लिए। ये सब चीजें हुई। दिल्ली पुलिस ने मैनपुरी पुलिस को सूचना दी और गिरफ्तार करने के बाद मुझे जेल भेज दिया गया, जिला कारागार में मुझे रखा गया। मैं जेल के अंदर था और मैं ये सोच रहा था कि केवल एक व्यक्ति वहां पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट पर, ताकि जो हमने कॉल दी है उसकी जो महत्ता है वो बनी रहे। और मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि जो हमारा बहुजन समाज है वास्तव में इस चीज को लेकर के बड़ा आक्रोशित है और वो निश्चित तौर पे निकल के लोग आएंगे। तमाम जब मैं जेल से छूटा सोच रहा था कि पता नहीं क्या हुआ होगा 19 जुलाई के कार्यक्रम का, कहीं हमारे लोग डर ना गए हों, हमारे साथी वहां पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। तमाम तरह के सवाल यही थे कि किसी तरह ये मूवमेंट होना चाहिए, हमारे लोगों को वहां पहुंचना चाहिए। जब मैं बाहर निकल जिस समय निकला तो वहां पर हमारे जो मित्र थे, गौरव थे और एक रवि रामवी जी, वो 2 लोग 3 लोग खड़े हुए थे। और उनसे मैंने निकलते ही ये पूछा कि पहले ये बताओ कि ये प्रोटेस्ट का क्या हुआ। तब उन्होंने मुझे बताया गए हुए थे वहां, भारी बारिश की, उसके बावजूद भी वहां गए। उसके बाद भी मुझे लोगों ने बताया कि करीब 100-150 की संख्या में जो लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट के आसपास के इलाकों में एक दूसरे से कनेक्टिविटी न बन पाने की वजह से इकट्ठा नहीं हो पाए, पर वहां गए। तो लगातार ये मामला लोगों ने पकड़ा। उसके बाद रांची में भी ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने भी प्रदर्शन किया 19 जुलाई को और मांग की कि रिहाई की जैक्शन लागू किया जाए। प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब, आपके चैनल पर आपने बहुत जबरदस्त समर्थन दिया, धन्यवाद देता हूँ। और रतन लाल जी, एडवोकेट नितिन मेश्राम जी, अनिल जैन जी, सूरज मंडल जी, छोटू भाई बसावा जी, आजाद समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर, तमाम लोगों ने अपने अपने लेवल से समर्थन दिया और इसको एक मजबूत आंदोलन बनाया। तो ये जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हमारा समाज जो है वो सोता रहता है, लेकिन इस बात हमें डरना पड़ेगा। अगर हम लड़ेंगे नहीं तो आज विद्रोही को जेल में डाला गया है, कल किसी और को आवाज उठाने के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा था। थोड़ी बहुत तकलीफें आमतौर पर होती रहती हैं आंदोलनों में, जेल पे जो रहता है, जेल में आमतौर की तकलीफें होती हैं, वो सभी को झेलनी ही पड़ती है। खैर उनसे मैं विशेष उस पर बात नहीं करूंगा। तो ये पूरा था कि जेल के अंदर मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था कि पता नहीं मूवमेंट का क्या हुआ। रतन सर मेरे साथ जुड़ गए हैं और एक डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है, एक जो उम्मीद थी, आपको उम्मीद थी कि इस तरह से इतना असर होगा, सोशल मीडिया पर आप लोग लगातार लिख रहे थे, उसका असर होगा? उम्मीद तो थी, लेकिन देखिए इस सरकार को झुकाना इतना आसान काम नहीं था। 2020 में ही डिसीजन आ चुका था, हाई कोर्ट का डिसीजन था, लेकिन जिस तरह से मुझे उम्मीद तो आरक्षण को लागू करना पड़ेगा, जो कि 4 साल से लगातार लागू नहीं हुआ। और इसमें केवल और केवल नरेंद्र मोदी सरकार की गलती थी। इन्होंने ही नीट पीजी का जो एग्जाम का पैटर्न था, इन्होंने 2016 से लाने का आदेश दिया था। तो हर साल हमें लगभग 3000 सीटों का घाटा हुआ। तो जो हमारा बैकलॉग लगभग 11000 सीटें हैं, अब उस पर भी काम करना पड़ेगा। तथा मुझे लगता है जाति के जितनी जिसकी जाति है उतना उसको आरक्षण मिल चुका है। आप देखेंगे ऑल ओवर इंडिया एसटी की जनसंख्या 7.5% है, उनको भी उतना मिल चुका है। 15% अनुसूचित जाति के है, उनको भी मिल चुका है। ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को 10% दे दिया गया है, उनकी भी जनसंख्या 10% से ज्यादा नहीं है। तो फिर ओबीसी से ही क्यों दुश्मनी है? ओबीसी को जितनी जनसंख्या है उतना दे दिया जाए। यदि उन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं है तो जाति जनगणना एक बार सरकार को करा लेनी चाहिए, जो कि सरकार नहीं कराना चाहती। हम लोग अब जाति जनगणना के खिलाफ मुकर्रर सीटें बनी हुई हैं उनका बात करेंगे, ताकि जो 1000 का बैकलॉग है उसके लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था लाने की कुछ किया है।
अन्यथा जितने लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, पपेट बने हुए हैं, उनका सोशल जस्टिस में कोई भी योगदान नहीं है, क्योंकि इन्होंने वो सीटें हमसे परसेंट में आया है, उससे भी हमारे बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे। इस तरह से ऐसे पोस्ट पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की वजह से, मुख्यमंत्री स्टालिन की वजह से हमने आज अपना अधिकार कर लिया, और आगे से बढ़ेगा और जागरूकता आएगी। अभी बहुत सारे फील्ड हैं, निजीकरण हमारा रिजर्वेशन नहीं है, लोग कहते हैं आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। कैसे खत्म कर दिया जाए जब अभी हम वहां मिला ही नहीं। ऐसे मेडिकल में भी आज तक आरक्षण नहीं मिला था, जो लगता है तकनीकी वजह से कुछ प्रॉब्लम है। रतन सर, हमारी आवाज मिल रही है आपको? सर, मेरी आवाज मिल रही है? नेता है। ठीक, तो इन सभी मुद्दों आवाज को, मिल रही है आप लोग को मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, इन सभी मुद्दों पे हमें काम करना पड़ेगा। सर, तकनीकी वजह से थोड़ी दिक्कत है। रतन सर, आवाज मिल रही है मेरी आपको? हाँ हाँ, आ रही आ रही। दो बातें हैं सर, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या अब ये मान लिया जाए कि अभी भी कल भी एक टेलीविजन नया चैनल खुला है, टाइम्स ग्रुप ने खोला है, और दूसरी क्या सोशल मीडिया उस कमी को मैसेज कन्वे कर पा रहा है, कमी पूरा कर पा रहा है? और एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जो हम लोग बात कर रहे थे लगातार पिछले 4-5 सालों से, सोशल मीडिया के दौर में जो मैसेज कन्वे का जो टूल मिला था, क्या वो कारगर होता दिख रहा है? और क्या ओबीसी की जो बात कर रहे हैं, तो क्या वो ओबीसी का वो युवा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है, उसको अब मंडल और कमंडल का भेद समझ में आ रहा है, या अभी हम लोग जल्दबाजी में? देखिए, पहले तो पहले सवाल का जवाब दे दूं, डेफिनेटली पिछले 5-6 साल में सोशल मीडिया ने कमाल तो किया ही। अदरवाइज जो नीट का मामला था, ये नीट का मामला सांकेतिक सही नहीं था, और सरकार में चाहे 5 मार्च का सोशल मीडिया का ही कमाल। तो सोशल मीडिया एक वैकल्पिक की तरह उभरा है। संगतियां हैं, तरह तरह के चैनल चैनल भी चला रहे हैं, हम चला रहे हैं, और लोग भी यहाँ पे भजन गान का चैनल चला रहे हैं तमाम। लेकिन जिनके पास कोई संघर्ष या कोई वेपन नहीं था सोशल मीडिया में, उनके लिए पावरफुल मीडियम की तरह सोशल मीडिया इमर्ज किया है। मैं कल ही डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ रहा था और अंबेडकर नामा के लिए वीडियो बना रहा था। बड़ा सिंपल था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र के दो दुश्मन हैं, एक तानाशाही और दूसरी, बताया उसमें कि अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 3 खंड हैं भारतीय समाज के। एक तो है पद दलित, मतलब अनटचेबल्स, शूद्र। दूसरा है पिछड़े और अन्य पिछड़ों की बात कर रहे हैं, और तीसरा कह रहे हैं ब्राह्मण और एलाइड कास्ट। 3 खंड में बांटा उन्होंने, और कहा कि पिछड़े वर्ग में जो एक तरह का यथास्थितिवाद है, स्टेटस को है, उसका मूल कारण शिक्षा का अभाव है, अशिक्षा है। और इसलिए मैं आज ये देख पा रहा हूं कि अब धीरे धीरे, अब वो अंबेडकर साहब की जो उक्ति उस समय सही थी, लंबे समय तक सही रही, लेकिन धीरे धीरे अब शिक्षा के प्रचार होने की वजह से विद्रोही जैसे नौजवान साथी भी चुनौती सरकार को दे सकते हैं। ये शिक्षा के जो व्यापक विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, उसी का असर है। इसलिए अकारण नहीं है कि जैसे जैसे मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई, जैसे जैसे चेतना आई बहुसंख्यक जमात में, ओबीसी में, दलित में,
और जैसे बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत है। आप लोग जुड़ जाइएगा नहीं, 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं इंटरनेट ठीक से करने की कोशिश जी सर आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक है, आ रही है आवाज, आ रही है। तो जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, तो आपका शर्ट छीन लिया, शर्ट छीन लिया, और जब आप रोने गाने लगे तो टाई पहना दिया। बात समझ रहे हैं? शर्ट उतरवा दिया और रोने गाने लगे तो टाई दे दिया। तो आरक्षण का खेल भी उसी तरीके से, जो आपको मिल रहा है किसी का एहसान नहीं, वो आपका संवैधानिक अधिकार था, तो अब तक लागू नहीं हुआ। और नीट का ही मामला देख लीजिए, चाहे ओबीसी हायर एजुकेशन में आप रिजर्वेशन का मसला देख, सरकार लागू नहीं करती है, पहले शर्ट आपका उतरवा लेती है, और जब हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, तो आके शंभू बाबू के गले में टाई पहना देती है। देखो मैंने टाई पहना दी ना, तो आप खुश भी हो जाते हैं कि हमने जीत ली, जीत ली, जीत ली। वो जोकर जैसा लगता होगा, मतलब शर्ट है नहीं, सिर्फ टाई पहने हुए हैं। हाँ, टाई पहने हुए हैं। आरक्षण का खेल उसी तरीके से। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये आपको मिला है, लेकिन इसमें क्रेडिट सरकार, और अभी यूपी चुनाव है, जाके बोलेंगे सरकार बैकलॉग का, तो ये दबाव में जो मिल रहा है वो आपने अपने अधिकार छीने हैं, खींचे हैं, कोई किसी आपको दिया नहीं है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कैंपेन चला, और डॉक्टर साहब से भी हमने बात की थी, दिलीप भाई से बात की थी, उसके दबाव में तब तो नेता लोग, पिछड़े लोग जाके प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवा रहे थे, उससे पहले कहां थे? तो ये बात है। दूसरा ये समझिए, देखिए, वैकल्पिक जब तक संस्कृति पैदा नहीं होगी, तब तक अधिकार, हक, हकूक मिल भी जाएंगे, तब भी किस डोमिनेंट राजनीति के साथ आप जा रहे हैं, ये हमारे पिछड़े भाइयों को और तमाम बहुजन भाइयों को समझना पड़ेगा। उदाहरण में देता हूं, तमिलनाडु में स्टालिन है, उन्होंने खुल के मोर्चा लिया, क्योंकि वहां वैचारिक संस्कृति पहले है, वहां पे पेरियार की भूमि है, नंबर 1, इसलिए उनको हौसला वहां से मिलता है। हमारे यहाँ क्या है, मंडल के बाद देख लीजिए, मंडल के बाद पूरे प्रदेश और बिहार में सरकारें चलाई, बड़ी बड़ी सरकारें चली, केंद्र में सरकारें चली, लेकिन वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक आधार नहीं था। तो अल्टीमेटली भाजपा और संघ की महाविजय इन्हीं प्रदेशों में हुई, क्योंकि मंडल का जो लाभ लेकर आए थे, वो ज्यादातर लोग फिर कमंडल में ही चले गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये कमंडल में ही चले गए। इसलिए मैं ये क्या, मान लीजिए कि कल हो गया प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू हो गया, कल हो गया पूरे सरकारी संस्थाओं में सब कुछ लागू हो गया, मान लीजिए, फर्ज की, तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद वैचारिक रूप से वैकल्पिक विचार पे बात होगी कि नहीं? नहीं तो अल्टीमेटली आपको मंत्री बना दिया जाएगा, और अल्टीमेटली कहा जाएगा, हाथ में कावर और डंडा दे के कहा जाएगा कि मुस्लिम तुम्हारा शत्रु है, दलित तुम्हारा शत्रु है, आदिवासी तुम्हारा शत्रु है, यादव जाटव लड़ते रहो, कहीं कुर्मी कुशवाहा लड़ते रहो, कहीं कुछ लड़ते रहो, तो इससे होगा क्या? अल्टीमेटली जो महाविजय है उनके विचारों की होगी। इसलिए तमाम साथियों, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इसको खुशी, इसको सेलिब्रेट करना है, लेकिन अभी रास्ता, ये सफर बहुत लंबा है। आपको सब कुछ मिल भी जाए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे देश में प्रोफेसर का आरक्षण लागू और स्त्रीवादी संकीर्णतावादी राजनीति के ही अगर अंग बन गए, तो क्या ये अंबेडकर का सपना यही था? क्या लोहिया का सपना यही था? ज्योतिबा फुले का सपना यही था? क्या पेरियार का सपना यही था? कांशीराम का सपना क्या था? तो आपको बेसिकली जिन महापुरुषों ने वैचारिक भूमि मजबूत की, उसको जी उनसे जज बन जाइए, अल्टीमेटली जाके वहीं पे शरण में जाके भजन ही करना है, तब उससे 8% लोगों का भला हो सकता है, लेकिन समाज का भला नहीं हो सकता है। अभी आदिवासियों का संघर्ष है, अभी जो हमले होते हैं दलितों पर, भूमिहीनों का संघर्ष है। ये संघर्ष आपको कोई जाकर वहां जो सत्ता में पार्टी बैठी है, किसानों का संघर्ष है, वो नहीं करेगा, वो आप ही को करना पड़ेगा। सब आरक्षण लेके अगर उन्हीं के शरण में आप चले गए, तो शायद लगता है व्यक्तिगत मुक्ति 10% लोगों की होगी ही,
लेकिन पेरियार, अंबेडकर और ज्योतिबा फुले की वैचारिक जीत नहीं होगी। ये मेरी मोटा मोटी समझ। जी अमूल जी। विद्रोही जी, एक सवाल और लेंगे, उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्या अपील करेंगे देश के लोगों से? आपने गिरफ्तारी दी, जेल गए, लोगों का समर्थन भी मिला, आगे की लड़ाई क्या है आपकी, क्या रोड मैप है? आप जैसे युवाओं को तो राजनीति में आना चाहिए, जो वैचारिक आंदोलन से पैदा हुए हैं। सभी साथियों ने समर्थन किया, पूरे देश से समर्थन, जो जागरूक साथी थे सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने समर्थन किया, उनका हम धन्यवाद देते हैं। आगे की जो लड़ाई है वो लड़ाई है जनगणना की। जो ये मूवमेंट था, इससे पहले ही हमने जो है जाति जनगणना को लेकर पोल दे दिया था 19 जुलाई के नीट वाले मूवमेंट से पहले ही, और बीच में ये नीट वाला मामला आ गया। 16 अगस्त से हम लोग जो है असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, और जिसके लिए तमाम संगठनों से भी समर्थन मिल रहा है, लगातार बातचीत चल रही है। यदि जातिवार जनगणना नहीं होती है तो इस बार हम लोग जनगणना का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि जब हमारा उसमें गिनती ही नहीं होना है। नहीं, जनगणना तो हो गई है, सरकार उसके आंकड़े जारी नहीं कर रही है। जी हाँ, वही है जो 2011 में हुई थी। उसमें जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तकरीबन 70 से 71% जो है ओबीसी इस देश के अंदर आबादी है, और उसी डर की वजह से जो है सरकार वो आंकड़े जारी नहीं कर रही है। तो या तो सरकार वो आंकड़े जारी कर दे, अगर वो आंकड़े जारी नहीं करती है तो फिर जो जनगणना होने वाली है 2022 में, उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, और उसको लेकर के हम लोग प्रथम चरण में तो यात्रा का कार्यक्रम निकाल रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जंतर मंतर तक जाएगी। उसके बाद हम लोग गांव में करेंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे, वहां पर लोगों को नुक्कड़ सभा के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, रैली के माध्यम से, या तमाम जो भी माध्यम रहेंगे उनके माध्यम से सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल हम लोग भरपूर करेंगे, क्योंकि ये अपना बड़ा हथियार है, तो इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। तमाम जो संगठन है, बहुजन समाज के, SC ST अभी तक यादव उत्थान समिति, डॉक्टर अम्बेडकर एकता मंच। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सोनू, मेडिकल फैटर्निटी में क्या रिस्पांस है? क्या अब वो और ताकत से अब डॉक्टर सोनू, हजारों डॉक्टर सोनू बात करेंगे कि बात करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा तो आपकी फैटर्निटी को फायदा होने जा रहा है, और ये मेडिकल ऐसे चीज है जहां आप एक बार डॉक्टर बन गए तो आपकी पूरी नस्लें बेहतर हो जाती है। जी देखिए, बिल्कुल इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मेडिकल फ्रेटर्निटी को लगभग 5500 सीटों का इससे फायदा होने जा रहा है, और तमाम डॉक्टर जो हैं, जो बोल नहीं सकते, सामने नहीं आ सकते, वो भी खुश हैं, इसका स्वागत करते हैं। वो समाज के मनमन 5000 से 10,000 लोगों को प्रतिदिन प्रभावित करते हैं। तो यदि ये चालेंगे तो वैचारिक क्रांति पूरे देश में हो सकती है, उसके साथ साथ सांस्कृतिक क्रांति भी हो सकती है। अभी भी हमारे प्रोफेसर जो कि बहुत संख्या में कम है, रिजर्वेशन जो है प्रमोशन में भी लागू कराना है, आगे का जो है उस पर काम करना है। दूसरा, जाति जनगणना जो उन्होंने कहा, उस पर भी हमें वर्क करना है। निजी क्षेत्र में जो आरक्षण है, जो अभी तक नहीं दिया गया, क्योंकि जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वहां ना तो ओबीसी का आरक्षण है, ना एससी का आरक्षण में बहुत कम बन रहे हैं। हमारे क्लिनिक जो है बहुत ज्यादा कम है, पूरे शहरों में उनकी संख्या बहुत कम है। ना ही हमें जमीनें मिलती हैं सरकार की तरफ से कि आप अपना क्लिनिक वहां पे डालिए, जबकि कारपोरेट और बड़े घरानों को हमेशा ये सुविधा दी जाती है। इन सभी पर कार्य करने की जरूरत है, और आने वाले समय में सांस्कृतिक बदलाव बहुत जरूरी है। बिना सांस्कृतिक बदलाव आए राजनीति लंबे दिनों तक चलने वाली नहीं है, जैसा कि पिछले दिनों में हुआ। इसलिए हमें सबकी बात करनी पड़ेगी, जातिगत जनगणना पे बात करनी पड़ेगी, और डॉक्टर फ्रेंडली जो है इस समय जो हमारे। तो सांस्कृतिक बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या ओबीसी के लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ेंगे? जी बढ़ रहे हैं, तमाम लोग बुद्धिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, और बुद्धिज्म की तरफ नहीं भी बढ़ रहे हैं तो पहले की तरह जो पाखंडवाद समाज में फैला हुआ था, सोखा के यहाँ जाना, ये सब करना, धीरे धीरे क्या 75% अभी कम हो रहा है। और कुछ दिनों में यदि ऐसे लोग पढ़ते रहे तो मुझे लगता है ये पाखंडवाद तो खत्म हो जाएगा, और बुद्धिज्म की तरफ जाने की एक शुरुआत हो गई है। लोग पाखंड को त्याग करके वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़ने लगेंगे। प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर भी हैं, समाज वैज्ञानिक भी है, क्या लगता है जो कल्चरल हेजमनी की जो हम लोग बात कर रहे हैं,
तो क्या SC ST OBC माइनॉरिटी का जो पढ़ा लिखा तबका है, SC ST OBC का खासकर बात करें, तो वो क्या इस कल्चरल हेजमनी को, सांस्कृतिक बदलाव को जीने के लिए आपको क्या लग रहा है? चीजें दिख रहा है, कुछ पॉजिटिव साइन है? मुझे तो दिख रहा है फेसबुक पर लोग ऐसी ऐसी लाइनें लिखते हैं कि चांद देखा तो चांद पर गया, स्वर्ग कोई गया नहीं, नर्क कोई गया नहीं, तो उसके बारे में वर्णन कैसे? क्या मरने के बाद स्वर्ग जाओगे या नर्क जाओगे? मरने के बाद आदमी बात कर ही नहीं सकता है, जिंदा नहीं होता है, तो ये स्वर्ग नर्क है क्या? तो इस तरह के बहुत सारे मतलब वैज्ञानिक टेम्परामेंट के लोग पोस्ट लिख रहे हैं और वो मैसेज कन्वे भी हो रहा है, लोग पढ़ भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर की जो लड़ाई थी और उसमें जो उनकी सबसे बड़ी जो उनके पास प्रॉब्लम थी कि समाज हमारा शिक्षित नहीं था आज के रिस्पेक्ट में, आज जितना शिक्षित है, उस समय कम्युनिकेशन नहीं था, उनके पास अखबार टीवी नहीं था और वो बहुत संघर्ष कर रहे थे, अपना अखबार शुरू कर रहे थे, वो नहीं, तो क्या ये कमी पूरी हो रही है? 1 मिनट है सर आपके पास। ठीक बात कह रहे हैं। देखिए, सोशल एक्टिविस्ट लड़े, उससे हजारों प्रोफेसर बन गए दिल्ली यूनिवर्सिटी, देश में बन जाएंगे, लेकिन उनके नेता जिनको नेता मानते हैं वो शंख ही फूकेंगे और घंटी ही बजाएंगे, मंदिर ही बनाएंगे, तो वैकल्पिक संस्कृति नहीं बनी ना। तो हम नेता का काम है घंटी बजाओ, शंख फूको। हमारा काम है, हम जैसे लोग जो अम्बेडकर नामा पे भी लगातार कार्यक्रम जारी है, या एकदम ओरिजिनल राइटिंग के साथ क्या वैकल्पिक संस्कृति है उन सबको लोगों के बीच पहुंचाना। अनिरुद्ध ने सही बात की है, जाति जनगणना बहुत जरूरी। तो ये दौर था जब SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, चाहे वो उनका हक अधिकार हो, आरक्षण हो, आज भी इस देश में जो कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है, और उसके बाद मीडिया जो सबसे पावरफुल टूल है, उसमें इस देश की 85% आबादी की हिस्सेदारी नहीं है। वो एक 2 दर्जे का नागरिक है, चाहे वो नौकरी का मामला हो, एक FIR कराने का मामला हो, या फिर इस देश में संसाधन का मामला हो। ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 15% लोगों के पास ही इस देश में अकूत संसाधन है? मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, बिजनेस, सब पर कब्जा है, और उसी भागीदारी को, उसी में जो 85% आबादी है उसको लाने की कोशिश को हम लोग, बाबा साहब ने रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया, साहू जी महाराज ने इसका प्रावधान किया था, और इसको लोग पार्टिसिपेशन का ही मामला मानते हैं। तो सवाल है कि इस देश की जो अल्पसंख्यक आबादी है, जिसकी संख्या लगभग 15% से कम है, जिसका संसाधन के 85% से ज्यादा हिस्सों पर कब्जा है, क्या वजह है कि वो इस 85% लोगों को नहीं देना चाहते हैं? और क्या वो राष्ट्रभक्त हैं? क्या वो राष्ट्रवादी हैं? किसी देश के बहुसंख्यक नागरिकों को गरीब, लाचार, बेबस, अशिक्षित रखकर आप कैसे एक मजबूत मुल्क बना सकते हैं? कैसे अमेरिका, चीन, जापान बना सकते हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है। और वो कौन लोग हैं जो आरक्षण के विरोध में है, जो संवैधानिक अधिकार है, जो संविधान के विरोध में है? प्रोफेसर साहब, ये कितना वक्त लगेगा? पूरी दुनिया में रेस के आधार पे भेदभाव था, अश्वेतों को समझ में आ गया कि श्वेत लोग हमारा हक मार रहे हैं, उनके कल्चरल हेजमनी से भी वो बाहर निकले। भारत में 2 सवाल है मेरा आपसे कि आपके तो चूंकि सबसे ज्यादा सवर्ण दोस्त हैं, वो उनकी क्या मनोदशा है? जो पढ़ा लिखा MPhil PhD सवर्ण है, उसको नहीं लगता है कि इस देश में जब तक सब लोग मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं होगा? और क्या वो एक मानवीय गुण डेवलप नहीं कर पाते हैं कि इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी सबके बराबर हो? ये जो जातीय भेदभाव है, जाति की वजह, हम अमीर रहे, 15% लोगों के पास रिसोर्सेज है, तो ये क्यों है? ये कहाँ हम फेल हो रहे हैं? और क्यों नहीं वो बहुसंख्यकों के साथ खड़े होते हैं कि उनके अधिकार दे दिए जाए? देखिए, सबसे पहले बात ये समझिए कि भारत का जो शासक वर्ग, दुनिया भर में जो है शासक वर्ग कम ही होते हैं जिनके पास संसाधन होता है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में ऐसा। अमेरिका में भी कुछ ही लोग के पास ज्यादा संपत्ति होगा, पाकिस्तान में भी होगा, इंग्लैंड में भी होगा, तो ये सब है दुनिया में। लेकिन भारत का जो शासक वर्ग है वो प्रचंड मक्कार है, समझ रहे हैं बात? प्रचंड मक्कार है। इन्हीं के बच्चे जब अमेरिका में, इंग्लैंड में जाते हैं तो एशियाई मूल के नाम पर, नस्ल के नाम पर, तमाम तरह के जो लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो अधिकार हैं, जो ले लेते हैं। लेकिन वहीं पर यहाँ से जो दलित, आदिवासी पिछड़े जाते हैं उसके साथ वो तमाम भेदभाव करते हैं, तमाम ये। इसलिए मैंने मक्कार कहा। और इसमें कई स्टडीज हैं, अभी अमेरिका में आपने देखा होगा
कि मंदिर में बंधक बना के रखा था और कम मजदूरी देता था मजदूरों को, उस पर हम लोगों ने एक स्टोरी भी की थी। तो ये मक्कार है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ा जाना, पेरियार को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मक्कारी को आप समझ सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर बार बार ये लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये लड़ाई जो है ना, ये लड़ाई सेल्फ रेस्पेक्ट और डिग्निटी का है। डॉक्टर बन के भी, इंजीनियर बन के भी, कलेक्टर बन के भी, तमाम बन के भी आप जो है ना सेल्फलेस हो सकते हैं। आप डिग्निटी आपके पास नहीं हो सकता है। आप चटाई पे बैठ सकते हैं, मालिक आपके सोफा पे बैठेगा, आप स्टूल पे बैठेंगे वहीं वहीं पे। मेरी बात समझ रहे हैं? मंच पे जाएंगे तो हाथ मिलाएंगे तो हाथ झड़क के भगा देगा। तो ये समझिए, डिग्निटी का सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग। अब सवाल है यूरोप और अमेरिका आगे क्यों बढ़ा? क्योंकि उसने डाइवर्सिटी के सिद्धांत को स्वीकार किया। अगर मैं बहुत सारे न्यूज चैनल देखता हूं, मैं तो शिक्षक हूं और बहुत मेरिटधारी को देखता हूं, मैं तो कहता हूं 1-2 महीने कैमरे पे आपके स्टूडियो में बैठने की जानकारी मुझे थोड़ा टेक्निकल ट्रेनिंग दे दीजिए और देखिए मैं एंकरिंग करता हूं आपके प्रोग्राम का कंटेंट और क्वालिटी दोनों कैसे इंप्रूव करता हूं। तो लेकिन नहीं, आप कहीं भी, अभी उर्मिलेश जी की एक मैं किताब आज मैंने पढ़ा है, रात भर बैठ के पढ़ा है, गाजीपुर में क्रिस्टोफर कॉर्डवेल, और वो किताब सब लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं आज उनका एक्सटेंसिव इंटरव्यू भी करने वाला हूं कि बेहतरीन कैसे मीडिया घरानों में जो पढ़े लिखे सम्रांत लोग समझे जाते हैं, विश्वविद्यालयों में जो प्रगतिशील तथाकथित समझे जाते हैं, वो भी कैसे जातीय कुंठा से जो है ग्रसित रहते हैं। दिलचस्प कहानी है, उनके संस्मरण है, वो पढ़ा जाना चाहिए। अब सवाल है कि यहाँ तो देखिए सोच क्या है, सोच ये माथा में बैठा हुआ है, कौन ऊंच है नीच है, और ये फिल्टर डाउन नीचे तक किया हुआ है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो जिम्मेदारी पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच लोगों की है। डॉक्टर अंबेडकर लगातार ये लिख रहे थे, मराठा मंदिर टेम्पल जो उन्होंने लेख लिखकर भेजा था, वो लेख पढ़ा जाना चाहिए कि आपके पास 2 ही विकल्प है, या तो सवर्ण के खेमे में चले जाइए, चाहे जो नीचे दमित कुचले हैं उनके पास चले जाए, 2 ही विकल्प। तो आप अब देखिए कि अब ओबीसी जमात को ये पता लगने लगा है कि उनकी हकमारी ना यहाँ का मुसलमान किया है, ना आदिवासी किया है, ना यहाँ का दलित किया है, तो इस उनकी हकमारी यहाँ के सवर्णों ने की है, बड़े लोगों ने की। तो इसलिए उनको जो है सबसे पहले खड़े होकर, और जो जहां दलितों पर हिंसा हो रही, हकमारी हो रही है, उसको जो है उनके रक्षक की तरह आना चाहिए। उनके हक की लड़ाई पहले लड़नी चाहिए। उनके हक की लड़ाई, कहीं भी हिंसा हो, कुछ भी हो, प्रमोशन वाला मसला है। और इतिहास के विडंबना देखिए, ट्रेजेडी देखिए। इसीलिए कहता हूं बार बार ना कि सांस्कृतिक और वैचारिक जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, तो आप चाहे समाजवाद के नाम पे कर ले, चाहे किसी के नाम पर कर ले, चाहे लोहिया के नाम पे कर ले, चाहे कर्पूरी के नाम पे कर ले, चाहे पेरियार के नाम पे कुछ भी कर ले, सिंबल कुछ भी बना ले, चाहे जगदेव बाबू के नाम पर कर ले, अगर वैचारिक क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप अल्टीमेटली मनु के शरण में ही जाएंगे। वर्ण व्यवस्था के ही पोषक होंगे, जाति व्यवस्था के ही पोषक होंगे। जगदेव बाबू का बार बार एक छोटा सा और सवाल लीजिए। एक मिनट खाली मुझे कंक्लूड करना, जो कंक्लूड करने है, देखिए बीच में रुकिए नहीं ना, लय खराब हो जाता। कंक्लूड करने कि जब तक, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा, संसद में प्रमोशन का मसला किसने फाड़ा? समाजवादी पार्टी के सांसद, वो भी दलित सांसद ने वो फाड़ दिया प्रमोशन का मसला। तो ये क्या था? एक दलित और समाजवादी पार्टी का सांसद प्रमोशन का जो है कागज फाड़ देता है संसद में, तो इसका मतलब है कि वैचारिक क्लैरिटी नहीं है, वो मनुवाद की शरण में ही खेल रहा है। जातीय जनगणना के खिलाफ भी बीजेपी ने एक दलित नेता को खड़ा किया, संजय पासवान। कोई बात नहीं है तो करने दो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं बाकी लोग भी तो खड़े हों। मेरा सवाल यह है कि शोषित तबका क्यों अपनी आवाज नहीं उठाता है? इसलिए कि अभी ट्रेनिंग का अभाव है, जिसकी पूर्ति आप कर रहे हैं, जिसकी पूर्ति बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग कर रहे हैं। आवाज कैसे उठेगा जब वो डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि शिक्षित वही है जो अपने शत्रु को पहचानता। उसको अभी पता ही नहीं कि उसका शत्रु कौन है। वहां यादव को जाटव शत्रु लग रहा है, जाटव को यादव शत्रु लग रहा है, लेकिन उसका मूल शत्रु कौन है? मैंने एक लेख लिखा था, शायद आपने पढ़ा होगा, उसमें मैंने वीडियो ही बनाया था, अत श्री यादव जाटव कथा। राजभर का शत्रु वहां का पासी लगेगा, पासी का शत्रु पासवान लगेगा, तो उसको पता ही नहीं कि उसका शत्रु कौन है। आरक्षण खत्म होगा, सुन लीजिए, सुनिए ना, हाँ, आरक्षण खत्म होगा तो आरक्षण एक जाति का नहीं खत्म होगा, पूरी जमात का खत्म हो जाए। आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है। तो ये बात हमारे लोग नहीं समझते। उनको दिखा देता है
कि देखो ये जो है पासवान जी, ये महार साहब जो है तुम्हारा आरक्षण खा गए। और जो ये बात उनके कान में मंत्र फूकता है, उसी ने सबका आरक्षण खा लिया है, सबका हिस्सा उसी ने खाया है, ये समझना है। इसलिए उसको समझाना पड़ेगा। जी विद्रोही विद्रोही आप थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताइए, अपने एजुकेशन के बारे में बताइए, और आप कब क्यों तय किया कि हमें समाज के लिए लड़ना है, जेल भी गए, और क्या आपके परिवार, थोड़ा कम समय में भी आप बताइए, लेकिन बताइए, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी के जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो समझते भी हैं, उनके जहन में एक डर है, कभी जेल जाने का डर, कभी हमला का डर। तो बहुत बहुत डरा हुआ, मानसिक रूप से बहुत डरे हुए सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, और खासकर हमारा अपना SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन समाज बहुत डरा हुआ है। तो वो आप कैसे इनसे निकले? क्योंकि मैं तो आपकी हिम्मत की तारीफ करता हूँ कि मुझे लगता है पिछले 10-20 सालों में आप पहले शख्स हैं जिन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके प्रदर्शन करूंगा। आप जेल भी गए और आप बैकफुट पर भी नहीं आए, अभी आप उसके लिए तैयार हैं। देखिए, सवाल है, आपको बता दूं, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब को जाना, बाबा साहब को मैंने नाम सुना 2012 में। तो उस समय मैं किसी कारणवश सपा से थोड़ा नाराज होकर के बसपा को ज्वाइन कर लिया, और प्रथम बार अपने गांव में गैर सफाई वहां पर प्रत्याशी नहीं करता है, बसपा प्रत्याशी बैठक करवाया, सभा करवाया, और वो लोग बोलते थे जय भीम। हालांकि मुझे भी नहीं पता था उस समय 2012 में शर्ट प्रकांड की जय भीम क्या होता है। उनका नारा था जय भीम जय भारत, को मैं किया करता था कि जय भीम, ठीक है भाई, बोलते हुए। उसके बाद जब मैं 2012 के बाद से बाहर निकला, जे वेटनरी कंपनी में MR की जॉब मैंने पहली बार जब मैं किया, तो मुझे जयपुर भेज दिया गया, गाजियाबाद की के नाम से। 6-7 महीने में वहाँ जयपुर में जॉब किया। उसके बाद राजस्थान की एक अच्छी कंपनी थी, नई कंपनी थी, उसने मुझे ऑफर किया, और बड़ा ऑफर किया, पैकेज अच्छा था, मैं उसको ज्वाइन कर लिया था। मैं कोटा चला गया, वहाँ पर कोटा, बांदा, बूंदी, बाराबंकी, झालावाड़ वगैरह जो लड़के हैं वो मेरे उसमें आते थे, तो वहाँ मैं काम करता था, फील्ड में रहता था। उसके बाद 2014 के आसपास मुझे कुछ सामाजिक की जानकारी, सोशल मीडिया पे जब मैं आया तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो है बाबा साहब के, जगदेव प्रसाद कुशवाहा के, कर्पूरी ठाकुर साहब के विषय में जयंती पुनति रहती थी, और उस पर कुछ न कुछ लेख डाला करते थे। तो मेरी जिज्ञासा जगी कि आखिर मतलब क्या है, इन्होंने ऐसा क्या किया है। तो मैं बाबा साहब को पढ़ा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को पढ़ा, कर्पूरी ठाकुर साहब को पढ़ा। फिर कई बार मैंने एक शब्द बहुत ज्यादा सुना था, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, मतलब से ये रिजर्वेशन मिला, विष्णु को ये हुआ। एक उन्होंने जिक्र किया फील्ड में, जब मैं बैठा उनके साथ, तो मुझे मंडल कमीशन को पढ़ने की इच्छा जाहिर हुई। तो मंडल कमीशन को सुना, उसको पहली बार, एक बार, दो बार मुझे समझ में नहीं आया कि मसला क्या है। मैं उसको पहली बार पढ़ा, और फिर मैं गूगल के माध्यम से मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा, मंडल के बारे में पढ़ा। जिज्ञासा बढ़ती चली गई महापुरुषों के विषय में पढ़ने की। हालांकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ, मेरे पिताजी एक मामूली किसान है और प्राइवेट टीचर भी है। मुझे लगता है, मैं कभी उनसे पूछा तो नहीं हूँ उनको कितनी क्या सैलरी वगैरह तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर मुझे लगता है कि 2-3 हजार रुपए, 4 हजार रुपए, इससे ज्यादा तो नहीं मिलती। और 2 साल से जब से कोविड है बंद की चल रहा है, तो इस समय घर पे ही है, और खेती के साथ में हमारा जो है अपना जो रहता है हमारे समाज का, जानवरों का भी छोटा मोटा 1-2 जानवर रखते हैं, काम करते हैं। और जब मैं बाहर निकला तो कुछ संगठनों के कार्यक्रमों में मैंने जाना आना शुरू किया। उसके बाद एक संगठन भी बन गया, हालांकि उसका कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि राष्ट्रीय युवा मोर्चा के नाम से बनाया था, इसकी कोई विचारधारा नहीं थी सभी को जोड़ना, और उस समय मैं इन सब चीजों को नहीं समझता था। और 2017 में हमने एक गोल दिया था, जब भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ का सहयोग से उसी दिन शपथ ग्रहण भी था, तो हमने बोल दी थी तो करके दोबारा बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर के। तो वहां पर हमारे तमाम साथी पहुंचे थे, कार्यक्रम हुआ भी, छोटे स्तर पर हुआ, बड़े स्तर पर नहीं हुआ।
और दूसरी को हमने जब 100 साल हुआ, चौहान ने गोलियां चलवा दी, 6-7 किसान मारे गए, 17 जून का शायद दिन था। तो उस समय भी मुझे अरेस्ट किया गया था और गुरसाहिबगंज के आगे से उस समय मुझे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, यहाँ तक कि पिस्टल जो है मेरी कनपट्टी पे लगा दी गई। रात का वक्त था कि इनकाउंटर कर देंगे, और दरोगा जो था वो ब्राह्मण था, बोला कि साले को पेशाब पिला देंगे, इसको नेता बनता है। बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था मुझे पूरी रात, और सुबह अगले दिन शनिवार का दिन था, मुझे 5 बजे तक हवालात में रखा गया था, तमाम तरह से टॉर्चर किया गया। तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैं जो करता है कर लो, और जितने धाराएं जितनी लगानी है, जितने मुकदमे लगाने हैं लगा दो, मुझे उसके फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में आकर के डरने वाला नहीं हूँ। और मुझे उन्होंने इस इरादे से 4:30 बजे के करीब छोड़ा कि आज शनिवार है और कल जो है संडे है, इसकी जमानत नहीं होगी, उसको 24 घंटे 48 घंटे और करेंगे। 4:30 बजे उन्होंने कहा कि आप अपने एडवोकेट से बात कर लीजिए। तो एडवोकेट सीनियर एडवोकेट है वीरेंद्र सिंह विद्रोही, मैं उनसे कॉल किया, उनको पूरा वाकया बताया, तो उन्होंने तत्काल जो एसडीएम है उनसे बात की और जल्दी में जो सारा प्रक्रिया था उसको पूरा किया, जमानत करवाया। तो ये कुछ नया नहीं था मेरे लिए, जेल का अनुभव मैं कर चुका हूँ, पुलिस का टॉर्चर मैं 2017 में झेल चुका हूँ बहुत बड़े पैमाने पर। और इसके बाद जो ये रहा कि सुप्रीम कोर्ट का कॉल देना, इसके लिए नितिन मेश्राम जी ने मुझे जो है प्रोत्साहित किया। मुझे लगा कि आज समय है, उत्तर भारत की हमारी जो हिंदी बच्ची है जिस तरह से एकदम साइलेंट है, स्टालिन साहब लड़ रहे हैं, हमारे जो बुद्धिजीवी सीनियर जो मार्गदर्शक हैं, प्रोफेसर रतनलाल साहब हैं, दिलीप मंडल साहब हैं, और तमाम जो साथी हैं, वो इसको लेकर के लगातार कहीं कहीं जागरूकता अभियान चलाए हुए, जंग छेड़े हुए सोशल मीडिया पर, इंटरव्यूज के माध्यम से, बहुजन मीडिया के माध्यम से। तो मुझे लगा कि ये मेरा वास्तव में एक सामाजिक दायित्व है और ये सही समय है, मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए, कोई आगे नहीं आ रहा है, ऐसे समय में मुझे आगे आना चाहिए, और इसको स्वीकार किया। और उसके बाद जो हुआ सभी के सामने है, और विशेष यही है कि अभी मैं चाहता हूँ समाज साथ दे, ताकि जो अगला मूवमेंट है उसको बड़े पैमाने पर किया जा सके। ये लड़ाई है, साझा लड़ाई है, मैं इसका श्रेय भी नहीं लेना चाहता हूँ और लेना भी नहीं चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता को मूवमेंट का श्रेय नहीं लेना चाहिए, उसका जो ध्यान है लक्ष्य पे होना चाहिए, उसी को मैं ध्यान में रखते हुए साझा आंदोलन जो है उसका सफलता के लिए सबको बधाई देता हूँ। लेकिन ये मात्र एक छोटा सा मूवमेंट, हम इसको कह सकते हैं, छोटी सी सफलता इसको हम कह सकते हैं, लेकिन बड़ा टारगेट है वो हमारा कास्ट सेंसस है। जातिवार जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक इसी तरीके से हमारे अधिकारों का हनन होता रहेगा। और इसके लिए हमें एक ही विकल्प दिखता है कि अब हमें, अगर केंद्र सरकार जनगणना नहीं करा रहा है तो हमें जनगणना का बहिष्कार कर देना चाहिए। अगर कास्ट सेंसस नहीं होता है, जाति नहीं की जाती है, तो हम जो भी ओबीसी समाज है, वो बहुजन समाज है, सब खुल के आए और जनगणना का बहिष्कार करें। और विशेष रूप से हमें जरूरत है कि हम गांव का रूप करें। शहरों में हम ठीक है, वो लाइट में आने के लिए, मीडिया में दिखने के लिए शहरों में आ सकते हैं, लेकिन उससे उतनी सफलता नहीं। तो क्या आप पूरी जिंदगी सामाजिक आंदोलन में बिताएंगे अब विद्रोही? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सामाजिक आंदोलन को देने वाले हैं? जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको जैसा बताया कि मैं एजे मैनेजर की पोस्ट पे था, मुझे 40-45 हजार अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। 4 साल पहले एक वाकया हुआ कि मैं लखनऊ में कार्यक्रम में आया जयपुर कोटा से, तो जब मैं वापस गया, जबकि मेरा जो टारगेट था उससे ज्यादा मैंने किया था, 60,000 रुपये मेरा इंसेंटिव बन रहा था, तो जो मेरा मैनेजर, सीनियर मैनेजर मुझसे था, वो ब्राह्मण था, तो उसने कहा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, इस तरीके से आप नहीं जा सकते हैं। तो मैंने कहा आप मेरा इस्तीफा पकड़िए, मुझे आपके यहाँ जॉब नहीं करनी। तो उसने कहा आपका जो 60,000 का इंसेंटिव है वो हम आपको नहीं देंगे। हमने कहा आप जो है हमारी जो सैलरी है वो भी रख लीजिए। आज भी हमारी उनसे बात होती है। तो उस दिन से आज का दिन है, जो मैंने शेविंग की थी उसको भी लगभग मूवमेंट पर लगा चुका हूँ। पिताजी हमारे सहयोग करते हैं, हमारे कुछ साथी हैं जो कहीं न कहीं अपनी जेब खर्च से काट करके। चलिए, तो विद्रोही है ये, इनको देश को बताना था। और डॉक्टर साहब,
क्या लगता है जो बहुजन समाज का एक बड़ा तबका है जो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो आंदोलन समझने लगा है, एक दूसरा तबका है जो आर्थिक रूप से भी मजबूत है, शैक्षणिक रूप से भी मजबूत है, लेकिन एक डर है खासकर नौकरी पेशा लोगों में, लेकिन वो डर कैसे खत्म किया जाए क्योंकि आप उससे जूझ के निकले हैं। देखिए, उस डर को खत्म करने के लिए हमारी जो सरकारें बन रही हैं, जो बीच बीच में बनती हैं, उनको हमारा साथ देना चाहिए। आज तक उन्होंने साथ नहीं दिया। आप देखेंगे बीजेपी एक बार सत्ता में आई, हर जिले हर शहर में उसके भव्य कार्यालय बन चुके हैं, और यदि इन्होंने किया होता तो एक सरकारी आदमी जाता, वहां पे बैठता, वहां से अपनी बात रखता हो, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने उस वैचारिकी पे काम नहीं किया, अपना सोशल मीडिया नहीं बनाया, कोई ऐसा अपना पत्र नहीं बनाया जिसके माध्यम से अपनी बात एक दिन में हजारों करोड़ों लोगों के पास पहुंचाया जाए, जैसा कि शिवसेना ने किया है महाराष्ट्र में, सामना पत्र निकाल करके। तो जो वैचारिकी है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। हमारी जब सरकारें आए तो हम लोगों का सपोर्ट करें, और हम ऐसा नहीं है कि आरएसएस जाकर के बीजेपी कार्यालय में नहीं बैठता, वही लोग जाकर के बीजेपी कार्यालय में बैठते हैं। तो आज यदि ये लोग कार्यालय बनाए होते तो वहां पे हम लोग भी रहते, सामाजिक कार्यकर्ता भी रहते, इनका हम सपोर्ट कर पाते खुल करके, लेकिन उन्होंने उस वैचारिकी पे काम नहीं किया है। हमें उम्मीद है आगे आने वाले समय में लोग वैचारिकी पे काम करेंगे, अपनी मीडिया बनाएंगे, अपना समाचार पत्र बनाएंगे, अपना कार्यालय स्थापित करेंगे, ताकि एक सरकारी आदमी जब कार्यालय में जाकर बैठे तो उसे महसूस हो कि जब मेरे ऊपर कोई दिक्कत होगी तो ये लोग मेरे साथ हैं। आज उसके पास कुछ नहीं है, वो अपने दम पे लड़ रहा है, न तो आर्थिक मदद है, ना ही कोई बल वाली जो शक्तिशाली वाली मदद वो भी उसको नहीं मिलती है। फिर भी वो अपनी इच्छा अनुसार जितना समझ पाता है सामाजिक न्याय के लिए अपने आप को समर्पित करता है। शुक्रिया आप तीनों लोगों का। रतन लाल जी थे, उनको निजी वजह से जाना पड़ा। शुक्रिया विद्रोही, आपसे मिलकर खुशी हुई, और अपना ख्याल रखिए और डेमोक्रेटिक तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहिए। शुक्रिया डॉक्टर सोनू, आपसे लगातार बातचीत होती रहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आरक्षण की लड़ाई, भागीदारी की लड़ाई अभी लंबी चलेगी। जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ेगा बढ़ेगा, वो अपने अधिकार के लिए सचेत होगा। शुक्रिया आप सबका। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।